चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पावर डिसिपेशन इन अल्टरनेटिंग करंट एंड द पावर फैक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया। हमने एसी करंट के साथ में इंडिविजुअल लगाकर देख लिए कि रेजिस्टेंस में क्या होता है, इंडक्टर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है। फिर हमने उन सबको सीरीज में लगाया, फिर हमने पैरेलल में लगाया और फिर हम उनको सबको पढ़ा। इम्पीडेंस भी पढ़ लिया, एडमिटेंस भी पढ़ लिया। तो सिमिलरली पावर डिसिपेशन होता है, तो पावर डिसिपेशन वाले फॉर्मूले भी हमारे चेंजेस हो जाएंगी। इसी में तो हम आई स्क्वायर आर कर लो, पावर इक्वल टू वी आई कर लो, तो हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, उससे हम उसकी पावर फाइंड कर लेते हैं कि कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं सवाल करूं कि लाइक इंडक्टर में तो कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है और कैपेसिटर में तो कोई रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो क्या उनमें कभी पावर डिसिपेशन होगा कि नहीं होगा, हमें उसके बारे में आइडिया नहीं है, तो वो लेना पड़ेगा आइडिया। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, पावर में पहले मैं तीनों एलिमेंट्स को इंडिविजुअल सर्किट में लगाकर आई विल फाइंड व्हाट इज द पावर डिसिपेशन इन ऑल द थ्री केसेस, एंड देन हम उनको सीरीज में लगाएंगे और फिर हम उनको पैरेलल में लगाएंगे और फिर देखेंगे, स्टडी करेंगे मॉडल को कि कितना पावर लॉसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to do for the circuit that is having resistance only। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ circuits containing resistance नहीं, यहाँ पर लगेंगे सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट्स। ओके, तो इसको मैं टॉपिक डालता हूँ 1 और इसके अंदर पहला टॉपिक होगा ओनली रेजिस्टेंस। ठीक है, ओनली रेजिस्टेंस। ओके, सो ओनली रेजिस्टेंस, तो दिस इज रेजिस्टेंस आर और मैंने इसको पावर सप्लाई लगा दी अल्टरनेटिंग करंट की। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें कितना मुझे पावर डिसिपेशन होगा। तो पावर के क्या फॉर्मूले होते हैं बच्चे, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो पावर का जो मुझे पता है फार्मूला, जितने हमें पता है, सो ऑल दोज फार्मूलाज आर लाइक पावर इज गिवन बाय आई स्क्वायर आर, दिस विल बी गिवन बाय v इनटू आई, दिस कैन बी गिवन बाय v स्क्वायर बाय r। तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं इस पर बात करता हूँ। इससे पहले मैंने आपको डीसी करंट में मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर आर हम तब यूज करते हैं जब हम लॉसेज इन द रेजिस्टेंस की बात करें। वी आई हम तब यूज करते हैं जब हम बात करें कि हमारी बैटरी में से कितनी पावर सप्लाई हुई, तो हम वी आई का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वी स्क्वायर बाय आर यू कैन यूज एनी टाइम, इसको हमने अलग से नहीं किया, हमने ये दोनों अलग से किए थे, आई स्क्वायर आर और वी आई। एक्चुअली में बोथ आर सेम। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल नेटवर्क ले लूं तो बोथ आर सेम। अगर मैं यहीं पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस का केस बना दूं तो ये वाला फार्मूला फिर हमारा वैलिड नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो टोटल पावर गिवन बाय द बैटरी विल बी गिवन बाय वी इनटू आई। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टोटल पावर गिवन इज इक्वल टू द पावर डिसिपेशन। तो आई स्क्वायर आर यूज कर लो या वी आई यूज कर लो, हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मैं इस केस में हमारी बुक्स में वी आई फॉर्मूला यूज करते हैं, वी इंटू आई। मैं आपके पास आई स्क्वायर आर फॉर्मूला को यूज करते हुए इसका डेरिवेशन करूंगा। वी आई को आप खुद करके देखिएगा और वी आई को सारी बुक्स में आपके पास वो डेरिवेशन अवेलेबल भी है वी आई वाला। तो चलो आई स्क्वायर आर हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक वी नो फॉर ओनली रेजिस्टेंस ई, अगर आपके पास ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो मेरे पास जो करंट होता है इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, सो दैट विल बी गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। सो जो छोटी मोटी पावर है इसको मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख लेता हूँ। सो दैट विल बी गिवन बाय, अब डी टी टाइम पीरियड में मैं देखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आई स्क्वायर आर, बस आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर को मैंने लिख दिया
इंटू आर। सो टी डब्ल्यू, अगर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर आर को मैं अलग ले लेता हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी टी। तो इसका मैं इंटीग्रल करूंगा, यहाँ पर करूंगा 0 टू डब्ल्यू और यहाँ पर करूंगा 0 टू कैपिटल टी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैंने इंटीग्रेशन जो किया है वो ओवर द कंप्लीट साइकिल किया है। हाफ साइकिल नहीं लिया क्योंकि ये पावर कंजम्पशन है। तो पावर कंजम्पशन तो मेरे को देखना ही पड़ेगा। देखो, करंट आगे जाए या पीछे जाए, दोनों ही केसेस में रेजिस्टेंस हीट अप तो होगा ही। तो अगर वो हीट अप हो रहा है तो ये मुझे फर्क नहीं पड़ता कि करंट हमारा आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। तो बिल्कुल वही बात है, यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आने के कारण सारी की सारी मेरी कर्व जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैं अब इसको फुल साइकिल पे करूँ या हाफ साइकिल पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दैट विल गिव मी द सेम वैल्यू। सो प्रेजेंटली आई एम डूइंग ओवर हाफ ओवर कंप्लीट साइकिल, और आप हाफ पर भी कर सकते हो, लेकिन याद रखने वाली बात है कि पावर जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादातर कोशिश करोगे फुल साइकिल पे ही करो। तो अब मैंने इसको फुल साइकिल पर मैंने इसको इंटीग्रेट किया। सो व्हाट आई एम गेटिंग, W is equal to अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आई हैव टू रिड्यूस इट इनटू सम अदर फॉर्म। अब मैं इसका आपको सारा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डन। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 ओमेगा टी का, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में, तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इसको जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास dt by 2 माइनस डॉट dt, इसको इंटीग्रल अलग से करना है, इसको इंटीग्रल अलग से करना है, ब्रैकेट क्लोज। ये आ जाएगा मेरे पास माइनस। अब cos 2 ओमेगा टी का अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, ओवर द कंप्लीट साइकिल अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन करके 0 आएगा आंसर। तो ये वाला आंसर आ गया 0, ओवर द साइकिल है, ठीक है। सो ये मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि द वर्क डन विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू कैपिटल टी, ठीक है। तो फुल साइकिल, तो फुल साइकिल के हिसाब से अगर मैं पावर का फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो वो क्या बनेगा, पावर in full cycle will be given by W by capital T, so that will be half into I naught d square into R, ये आएगा। अब I नॉट स्क्वायर इंटू आर है तो R को मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी हाफ इंटू वी नॉट इंटू आई नॉट। वी नॉट नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर ई नॉट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बैटरी को शुरू से ही हम ई नॉट लेते आए हैं, पावर सप्लाई पीक वैल्यू जो लेते आए हैं। तो ये बन गया मेरे पास पावर का फॉर्मूला, E naught into I naught. तो दिस इज द पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की पावर सोर्स है तो मेरे पास पावर कितना आएगा ये। तो अब ऑल्टरनेटिंग है तो हम पीक वैल्यू में बहुत ही कम डील करते हैं, हम ज्यादातर आरएमएस वैल्यू में डील करते हैं। एंड वी नो, अब अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करूं तो आईवी मेरे पास होता है आई नॉट बाय रूट टू, एंड जो मेरे पास ईवी वर्चुअल आ जाता है दैट इज ई नॉट बाय रूट टू। तो हाउ कैन आई इलेबोरेट ऑन दिस, इसको मैं इसके अंदर कैसे फिट करूं। तो ये मेरे पास बन जाता है P इज इक्वल टू ई नॉट बाय रूट टू मल्टीप्लाई बाय आई नॉट बाय रूट टू। तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला बन गया, एंड दैट फॉर्मूला इज EV
मल्टीप्लाई बाय आई वी। तो पावर डिसिपेशन मेरे पास आ गया ई आर एम एस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय आई आर एम एस वैल्यू। ई आर एम एस वैल्यू हमारे एसी में कितनी होती है 220 वोल्ट। तो 220 पे हमारे सारे के सारे सर्किट चलते हैं, हमें पता है। तो व्हाट इज दैट 220 वोल्ट? दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज कमिंग। तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी नहीं है, पीक वैल्यू भी नहीं है। पीक वैल्यू 311 होती है, तो ये वैल्यू है 220। तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ये 220 वाला फॉर्मूला मेरे पास बन रहा है। सो दिस इज द पावर डिसिपेशन दैट इज टेकिंग प्लेस विच इज इक्वल टू ई इंटू आई। बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास बन गया। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने याद रखना है कि ये ओनली रेजिस्टेंस में कितना आएगा। चलो जी, तो ये तो हो गया हमारे पास ओनली रेजिस्टेंस नेटवर्क। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूं एंड दैट विल बी ओनली इंडक्टर। तो पॉइंट नंबर 2 विल बी ओनली इंडक्टर। ओनली इंडक्टर। ओके, तो ओनली इंडक्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ द सर्किट। ये हो गया मेरे पास इंडक्टर एल। तो अब इसमें क्या पावर लॉसेस होंगी, हम ये चीज स्टडी करते हैं। तो पावर लॉसेस, अब मैं फार्मूला कौन सा यूज करूंगा सोच के बताओ। मेरे पास पावर के 3 फार्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई, वी स्क्वायर बाय आर। सो विच फार्मूला शुड आई यूज हियर? ऑब्वियसली v इंटू आई, आई हैव टू यूज v इंटू आई। क्यों? क्योंकि इसका तो रेजिस्टेंस है ही नहीं इस पूरे सर्किट में, द रेजिस्टेंस इज जीरो। अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो मैं ना ये फार्मूला यूज करूंगा और ना ये फार्मूला यूज करूंगा। तो मुझे फार्मूला ले लेकर यूज करना पड़ेगा v इंटू आई ऑब्वियसली। तो मैं v इंटू आई फार्मूला को चूज करूंगा। आई विल नॉट चूज दिस, आई विल नॉट चूज दिस। तो मेरे पास फार्मूला पावर, पावर को लिख दिया डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो व्हाट इज दी वोल्टेज अराउंड इट? तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिखनी पड़ेगी। तो इंडक्टर है तो मैं वोल्टेज को साइन ओमेगा टी ले लेता हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ। तो करंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट लैग करेगा। सो दैट विल कम आउट टू बी ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 माइनस एक कॉमन ले लो। वी नो दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया माइनस कॉस ओमेगा टी, यहां पर आ जाएगा। अब यहां पर 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, 2 को नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। सो व्हाट इट विल बिकम, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। सो टी डब्ल्यू विल कम आउट टू बी, मैं टी टी को ऊपर ले जाता हूं, इसका इंटीग्रल करूंगा और मैं करूंगा भी फुल साइकिल पर। तो यहां पर मैं फिर से इस पॉइंट को लिखूंगा फुल साइकिल। तो ऑब्वियसली फुल साइकिल में आप देखोगे ट्वाइस ऑफ ये साइन 2 थीटा का जो ग्राफ है वो साइन थीटा वाला ग्राफ होगा। तो हाफ साइकिल ऊपर आएगा और हाफ साइकिल नीचे आएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर मेरा 0 आएगा। तो मैं यहाँ पर अभी इंटीग्रेट कर नहीं रहा हूँ, अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। वी नो दैट फुल साइकिल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मैं ये करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मेरे पास आंसर 0 आएगा। तो इसमें आप एक छोटा सा एक मैं ये बना रहा हूँ ग्राफ ताकि आपको आइडिया हो जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब मेरे पास जो साइन का ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है।
ओके, तो जितना पॉजिटिव बन रहा है उतना ही नेगेटिव बन रहा है, सो बोथ आर द सेम थिंग। तो जब मैं इनको टोटल इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा, जिसको एवरेज वैल्यू 0 आती है, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई 0। सो दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि W आपके पास 0 आ गया, W 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर है, पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास इंडक्टर अगर लगा है तो उसमें पावर डिसिपेशन आपकी बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो पावर इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड हियर। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एसी इसको इलेक्ट्रिक पावर देता है, ये उसको मैग्नेटिक पावर में कन्वर्ट करके वापस भेजने की कोशिश करता है। ओवरऑल आपके पास यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर लॉसेस नहीं हो रहे, तो आपके पावर लॉसेस क्या हो गए, 0 हो गए। चलो जी, तो इसके बाद हम करेंगे कैपेसिटर। हाँ भाई बच्चे, अगर इसमें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता सकते हो। ओनली कैपेसिटर, तो क्या कैपेसिटर में भी 0 आएगा, लग तो रहा है। अब हम उसको ट्राई भी करके देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरे पास एसी, और ये हो गया मेरा कैपेसिटर। तो अब ओनली कैपेसिटर में अगर हम लगाएंगे तो फिर से मेरे पास पावर का फॉर्मूला मुझे वही लगाना पड़ेगा, दैट विल बी पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अब मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो करंट में, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, प्लस /2। ये आ गया मेरे पास E नॉट इंटू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो साइन ऑफ pi/2 प्लस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज कॉस ओमेगा टी। तो अगेन यहाँ पर 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये बिल्कुल सेम बन रहा है जो मेरे पास ऊपर बन रहा था, और ये बन गया मेरे पास साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो जब मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा, मेरे पास आएगा कि वर्क डन इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। सो अगेन यहाँ पर भी मेरे पास यही कंक्लूजन निकल गया कि द पावर डिसिपेशन pure capacitive circuit on AC will be 0। तो ये मेरे पास कंप्लीटली यहाँ पर भी जो पावर आ रही है वो मेरे पास 0 आ रही है, ठीक है ना। लो, तो कैपेसिटर में भी पावर कंजम्पशन 0 हो गया। अब देखो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कैपेसिटर के अंदर वाली जो जगह है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और इंडक्टर के अंदर जहां पर ये जो इंडक्टर है यहाँ पर जगह जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ सिर्फ आपके याद रखने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्रिएटेड इनसाइड, ठीक है। और यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड इनसाइड। तो यहां पर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, लेकिन पावर लॉसेस यहां पर भी 0 होंगे और पावर लॉसेस यहां पर भी हमारे पास 0 होंगे कैपेसिटर में। तो अब ये हो गया हमारे पास 1A 1B एंड 1C। सो दैट इज
द सर्किट दैट इज कंटेनिंग ओनली सिंगल एलिमेंट्स, तो वो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो रजिस्टर में हमारे पास पावर 0 नहीं है, बाकी सब जगह पर पावर 0 है। सो नाउ आई एम गोइंग फर्दर, और अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पर क्रिएट करने वाला हूं। सीरीज एलसीआर पावर डिसिपेशन, इसको कैसे करेंगे हम? सर्किट बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया मेरे पास एल, ये हो गया सी, और ये हो गया। तो यहाँ पर अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? अगेन मैं कोशिश करूंगा कि रेजिस्टेंस को बीच में ना ही ले आ जाए पिक्चर में। तो P इज इक्वल टू वी आई हमारे लिए मोस्ट सुटेबल फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर अगेन मैं लिखूंगा वी नो, वेदर वी नो इट और नॉट, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पावर मेरे इस केस में इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी है, तो ये आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैंने ईएमएफ को रेफरेंस माना था, तो करंट को मैं रेफरेंस नहीं मान रहा हूँ। जैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना, आगे पीछे करना है तो आगे पीछे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन नहीं, हम आगे पीछे करते हैं एक बार, क्योंकि इसमें तो करंट से वो रेफरेंस रखना था ना। चलो वेट ए मिनट, करने को आप वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। लेकिन क्योंकि हमने सीरीज में करंट को सिंपल रखा है, तो हम इसमें भी करंट को ही सिंपल रखने में इंटरेस्टेड है। तो ये आ गया, और करंट के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आ गया ई नॉट इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय प्लस फाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो प्लस फाई का मतलब हो गया कि अगर फाई नेगेटिव है तो अपने आप ही माइनस आ जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, बट एनीवेज ठीक है ना। तो ये मेरे पास है ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और इसी में मैं लिख देता हूँ कि करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है साइन ओमेगा टी। चलो जी, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है, हाउ वी विल डू इट। ये ट्रिग्नोमेट्री है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो फिजिक्स के बच्चे हैं, आपको सिर्फ इसको याद ही करना है कि भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो दिस इज द ओनली वे टू सॉल्व इट। फिजिक्स में 3-4 मेथड ही हैं रेगुलर बेसिस पर यूज होंगे, तो इसलिए अगर आप क्रैमिंग कर लोगे तो कोई भी आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही है। तो अब मैं क्या करूंगा, ई नॉट आई नॉट यहाँ पर लिख दिया साइन ओमेगा टी। इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई। प्लस सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, अब इसके बाद ये आ गया ई नॉट आई नॉट एन टू। अब इसको तो ऐसे लिख लो, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ। अब यहाँ पर पावर को हम लिख लेते हैं डी डब्ल्यू बाई टी। तो इंटीग्रेट करने वाले हैं, dt को अब हम इस तरफ लेकर जाएंगे, फिर dt इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। so dw will come out to be cos फाई, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट है, डायरेक्ट मैंने dt अंदर कर दिया, और यहाँ पर साइन फाई बाय 2 कांस्टेंट है, ये आ गया।
और लूंगा मैं यहाँ पर भी फुल साइकिल पर ही, तो ये आ गया 0 टू कैपिटल टी, ये आ गया 0 टू कैपिटल टी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 टू डब्ल्यू कंप्लीटली। तो अब मेरे पास क्या आएगा, देखो अब ये तो आ गया साइन ओमेगा टी, तो मैं अभी ऊपर करके ही आया हूँ कि साइन ओमेगा टी अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो आंसर मेरे पास 0 आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ विदाउट एनी डाउट, इसको मैं डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि ये तो 0 आ गया, तो ये वाला टर्म तो मेरे पास खत्म हो गया। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का भी मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर चुका हूँ, ये रहा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 0 टू टी, तो ये मेरे पास आया क्या है t/2, इसको इंटीग्रेट करके मेरे पास आया t/2, तो मैं डायरेक्ट वहां से फार्मूला उठाऊंगा, अब मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट आ गया मेरे पास t/2। तो हियर आई जंप टू दिस कंक्लूजन दैट दिस इज कमिंग आउट टू बी E0 I0 cos phi मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T/2, दिस इज इक्वल टू W। और फुल साइकिल था तो पावर को मुझे फाइंड करने के लिए W/T करना होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर इज इक्वल टू W/T, सो दैट विल बी हाफ E0 I0 cos phi। तो यहाँ पर ये cos phi एक नया आ रहा है, हाफ ऑफ E0 I0 तो रेजिस्टेंस वाले टर्म में भी आ रहा था, तो इसको मैं अब RMS वैल्यू में लिखूंगा, तो आई विल गेट द फॉर्मूला दैट पावर इज इक्वल टू ERMS, इसको V भी लिख सकते हो आप, IRMS इनटू cos phi। तो ये मेरे पास बन गया पावर का तगड़ा सा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर फॉर सीरीज LCR। तो पावर फॉर सीरीज LCR बन गया मेरे पास P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। EV IV cos phi वर्चुअल कह लो, इफेक्टिव कह लो, हर बुक में एक अलग तरीके से लिखा है, डजंट मैटर हमारे लिए। तो हमें ये पता चल गया कि भाई RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू है, उसको आपने यूज करना है और आपके पास ये चीज बन जाएगी cos phi। तो यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो मेरे से अभी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, इज इट डन? यस सर। चलो, तो अब इसके बाद हम करते हैं कि ये मेरे पास आ गया यहाँ पर cos phi, तो अब ये cos phi क्या चीज होती है ये हम देखना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं करता हूँ पावर फैक्टर, सो देयर इज अ डेफिनेशन अबाउट पावर फैक्टर हियर। Power factor, it is defined as the ratio of true power to apparent power, apparent power in series LCR। तो ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। अब देखो, अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि सर देखो फॉर्मूला तो पावर का होता है V इंटू आई, तो अगर मैं वोल्टेज जितनी मैंने EMF लगाई उसकी एवरेज वैल्यू ले लो और जो सर्किट में करंट जा रहा है उसकी एवरेज वैल्यू ले लो, तो आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास पावर आना चाहिए। तो फिर ये cos phi कहाँ से आ गया? ये cos phi की क्या रिक्वायरमेंट है? ERMS और IRMS आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं रेजिस्टेंस वाले केस की बात करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है? ERMS इंटू IRMS। तो ये तो मुझे जेन्युइन चीज लग रही है कि ERMS और IRMS आना चाहिए, अभी उसकी एवरेज वैल्यू ली और इसकी एवरेज वैल्यू ली, मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये तो कंप्लीटली जेन्युइन है। चलो ये वाले जो जीरो आ रहे हैं ये भी जेन्युइन है, लेकिन ये यहाँ पर cos phi क्यों आ गया? व्हाट इज दिस नाउ? तो अब इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर पावर फैक्टर को मैं डिफाइन करता हूं ऐसा, तो पावर फैक्टर इज द ट्रू पावर मतलब EV इंटू IV इंटू cos phi। अब मैं EV और IV लिख रहा हूँ, अगेन दिस इज RMS, कंफ्यूज मत करना, डिवाइडेड बाय EV इंटू IV। वो कह रहा है कि इसके बराबर आना चाहिए। ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ रही है cos phi वाली, एपरेंटली आ रही है बिना cos phi के कि जो इतनी पावर इसमें रिलीज हुई होनी चाहिए। तो ये क्या प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमने इनको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर बचता है cos phi।
तो cos phi फैक्टर जो यहाँ पर आया, दिस फैक्टर इज नोन एज पावर फैक्टर। ये हमारा पावर फैक्टर है, मतलब ये डिसाइड करता है कि आपके एलसीआर सर्किट में कितनी पावर एक्चुअली में यूज हो रही है। ईवी और आईवी जो है वो पावर तो सप्लाई तो हो गई, लेकिन क्या वो यूज हो रही है, हमें ये चीज देखनी है। तो वो हमारे पास यूज नहीं हो रही, तो यहाँ पर कुछ ऐसी पावर है जो बिल्कुल यूज नहीं हुई, वेस्ट हो गई। तो वो वेस्ट अब यहाँ पर क्यों हुई? तो पावर फैक्टर को ही और इलेबोरेट करते हुए हम cos phi का डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने जो सीरीज में एलसीआर सर्किट में जो हमने पहले बनाया हुआ था उसको हम कॉपी करते हैं। चलो मैं वहीं से ले आता हूँ, अब इतना बड़ा ड्रॉ करने का मन नहीं कर रहा मेरा। ओके, तो ये वाला जो ग्राफ है ये मैं लेके आ रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, तो ये लेके आना है। यस, तो यहां पर मेरे पास ये डायरेक्ट आ गया। तो अब क्या करना है, देखो अब ये मेरे पास बन गया पूरे का पूरा मेरा वही वाला ग्राफ, और इस ग्राफ में ये है मेरे पास ई नॉट की वैल्यू, ये है मेरे पास वी एल ओ माइनस वी सी ओ, ये वी आर ओ और ये फाई। और जो इंपीडेंस ट्रायंगल है वहां से भी मैं cos फाई की वैल्यू लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखो अब ये जो मेरे पास cos फाई आ गया, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि ये है ई नॉट और ये है आई नॉट। तो ई नॉट और आई नॉट मेरे पास दो फैक्टर्स बन रहे हैं, और ये दो वेक्टर्स बन गए मेरे पास। ये बन गया मेरे पास आई नॉट, और ई नॉट जो है मेरे पास वो किसी एंगल पर जा रहा है, ये बन गया ई नॉट। अब है तो ये दोनों के दोनों वेक्टर ही, हम इनको एज ए वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, और इनके बीच में जो एंगल बन गया वो मेरे पास एंगल बन रहा है फाई। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है, ये अगर मेरे पास देखो ई आर एम एस स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर है, तो मैं इसको वेक्टर्स नहीं ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसको फेजर डायग्राम में बनाऊंगा तो मेरे पास वो एक वेक्टर बन गया। तो ये एक इनका डॉट प्रोडक्ट है। तो देखा जाए तो यहाँ पर मैं ई नॉट के दो कंपोनेंट बनाऊंगा, ई नॉट के दो कंपोनेंट बनाऊंगा। बच्चे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ध्यान से। ई नॉट के बन गए मेरे पास ये दो कंपोनेंट। तो अब ई नॉट के दो कंपोनेंट बने, ये बन गया मेरे पास ई नॉट साइन फाई, और ये बन गया मेरे पास ई नॉट कॉस फाई। तो सोचा जाए तो पावर आपकी कहां पर आ रही है, ई नॉट कॉस फाई। तो ई नॉट कॉस फाई आपकी वैल्यू है जो बेसिकली वी आर ओ के बराबर आ रही है। फ्रॉम हियर आई कैन से कि वी आर ओ इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू ई नॉट कॉस फाई। मतलब कि अगर मैंने एलसीआर सर्किट बनाया और मैंने यहाँ पर ई नॉट वाली पावर लगाई, तो मेरे पास एल और सी के अलावा जो आर है, आर के अबाउट जो मेरे पास वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन पीक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो ई नॉट कॉस फाई होता है। और बाकी की जो वोल्टेज है ई नॉट साइन फाई, वो एल और सी के अबाउट हो रहा है, जो कि पावर वेस्ट हो रही है। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अभी अभी ऊपर प्रूफ करके आया हूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज हो आपके पास पावर जीरो ही आएगी, इंडक्टर में भी जितनी भी वोल्टेज हो पावर जीरो ही आएगी। तो इस केस में भी अगर मैं बात करूं तो एल और सी के अबाउट जो पावर है वो जीरो आ रही है, और आर के अक्रॉस जो पावर है उसी में मेरे पास लॉसेज होंगे। और इसके अक्रॉस मेरी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो वो अब ई नॉट नहीं है, इट्स नो लॉन्गर ई नॉट, इट इज ई नॉट कॉस फाई। ठीक है, तो इट इज ई नॉट कॉस फाई। तो अब ये ई नॉट कॉस फाई बन गया, ई नॉट कॉस फाई। तो ये है आपके पास पावर फैक्टर का मेन मुद्दा। तो यहां पर हमारे पास एक डेफिनेशन और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस वोल्टेज सो व्हाट आर दीज टू थिंग्स। अब देखो, अब जो मेरे पास यहां पर मैं इस सर्कल में देखूं तो ई नॉट कॉस फाई तो मेरे काम आया, लेकिन ई नॉट साइन फाई मेरे काम नहीं आया।
ना। तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा फॉर सीरीज एलसीआर। तो सीरीज एलसीआर के डायग्राम आपके सामने है, ये दोनों के दोनों सीरीज एलसीआर के डायग्राम है। तो इनमें मैंने करंट को यहाँ पे रखा और वोल्टेज के दो कंपोनेंट बनाए हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वॉटलेस वोल्टेज is the voltage in circuit that does not produce any power, that is E नॉट साइन फाइव। तो E नॉट साइन फाइव मेरे पास यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली वो मेरे पास एक वो सिस्टम बन गया कि इसमें ये वाली पावर मेरे पास यूज ही नहीं हो रही, ठीक है। और अब E नॉट कॉस फाइव मेरे पास यहाँ पर यूज हो रहा है। तो व्हाट अबाउट दी वॉटलेस करंट? So what about the whatless current? तो वॉटलेस करंट मैं एक्चुअली में पैरेलल सर्किट के लिए डिफाइन करूंगा, लेकिन बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, तो इसलिए आपने सीरीज और पैरेलल का ज्यादा जिक्र नहीं करना, वैसे लिख देना है। तो यहां पर हम ये लिखेंगे कि वॉटलेस करंट इज द करंट इन सर्किट that is not used to produce any power। तो अब मैं अगर देखूं तो मैं यहाँ पर इसी डायग्राम को मैं रेफर करता हूं, तो मैं E के भी तो फैक्टर्स बना सकता हूं, तो मैं E के भी तो बना सकता हूं वेक्टर्स, ये कंपोनेंट्स। जैसे कि अगर मैं I का करंट का बनाऊं तो मेरे पास एक यहां पर बनेगा कंपोनेंट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट सा कंपोनेंट बना रहा हूं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कंपोनेंट नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं होंगे। तो एक ये बन गया। तो मैं करंट I नॉट के भी अगर मैं दो में ब्रेक करूं तो मेरे पास यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये मेरे पास बन जाता है I नॉट कॉस फाइव और यहाँ पर बन जाता है I नॉट साइन फाइव। तो अगर सोचा जाए तो I नॉट साइन फाइव तो मेरा पता ही नहीं कहां गया, ये तो वेस्ट हो गया। और I नॉट कॉस फाइव जो है वो मेरे पास यहाँ पर काम आ रहा है, ठीक है। तो यू कैन स्टिल से कि मेरे पास वॉटलेस करंट कौन सा है, I नॉट साइन फाइव। अगर मैं पैरेलल वाला डायग्राम भी बनाऊं तो भी आपके पास ये सारे का सारा सिस्टम बन जाएगा। वेट ए मिनट, मैं पैरेलल वाला भी आपके लिए बना देता हूं। तो पैरेलल वाले में मेरे पास क्या बनेगा, फाइव तो यही रहेगा, ठीक है। अब पैरेलल वाले केस में क्या हो गया, मेरे पास वोल्टेज सेम है, तो इसको तो मैंने लिख दिया E नॉट, और ये वाला मेरे पास बनना था I नॉट। तो I नॉट के दो कंपोनेंट बन गए। अब ये आ गया I नॉट कॉस फाइव और ये आ गया I नॉट साइन। तो यू कैन सी के देयर इज नथिंग, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है ना। तो एक मेरे पास हो गया सीरीज के लिए और एक हो गया मेरे पास पैरेलल के लिए। तो ये दोनों के दोनों ही डिफाइंड होते हैं। अगर आपको कोई भी आए तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप सीरीज और पैरेलल के बारे में मत लिखना, क्योंकि बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अदरवाइज आप इसको बकायदा लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं I नॉट साइन फाइव। हाँ भाई बच्चों, यहां तक क्लियर होगी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं इम्पीडेंस ट्रायंगल वंस अगेन। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो व्हाट दैट विल बी, दैट विल बी समवट लाइक दिस। तो ये एंगल मेरे पास तब होगा फाइव, और इम्पीडेंस है तो ये हो गया R, ये हो जाएगा Z।
और ये हो जाएगा XL माइनस XC। तो यहां से मैं cos फाई लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो पावर फैक्टर है, सो पावर फैक्टर इज cos फाई, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू R/Z। तो ये R/Z जो फॉर्मूला है ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है और आपके न्यूमेरिकल्स में यही चीज यूज होने वाली है, क्योंकि अगर आपको बोला जाएगा कि कितनी पावर वहां पर कंज्यूम हो रही है तो पावर फैक्टर आपको यहां से ढूंढ लेना है और एवरेज वैल्यू आपको मिल ही जाएगी ई की और आई की, E0/√2 I0/√2 R/Z। तो फिर आप वहां पे पावर फाइंड कर पाओगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। सो ये हो गया मेरे पास इंपीडेंस ट्रायंगल, ये वॉटलेस एंड वॉटलेस करंट, सीरीज पैरेलल में पावर फैक्टर मैंने दोनों डिफाइन कर दिए हैं और ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया मेरे पास सीरीज LCR में पावर डिसिपेशन। सो अब यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कि जो मेरे पास डिसिपेशन हो रही है पावर की, दैट इज टेकिंग प्लेस ओनली एंड ओनली इन रेजिस्टर, नॉट इन L, नॉट इन C। चलो जी, अब चलते हैं हम इसके आगे। तो नाउ वी आर मूविंग टू अवर थर्ड पार्ट एंड दैट थर्ड पार्ट इज बेसिकली पैरेलल सर्किट। पैरेलल LCR, ठीक है, पैरेलल LCR। तो इसमें हमारे पास पावर कैसे आएगी? तो ये कंपैरेटिवली इट्स क्वाइट इजी। तो अब इसमें देखते हैं क्या होगा। और ये हो गया मेरे पास AC। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने एक पैरेलल सर्किट आपके सामने ड्रॉ किया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। पैरेलल सर्किट की हमारी जो कंडीशंस हैं वो क्या है कि मैं अब इसमें वोल्टेज जो है इसको मैं रेफरेंस मानूंगा और करंट जो है हर ब्रांच में अलग करंट जाएगा। IR/O नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, sin ओमेगा t IL मेरे पास हो गया। इंडक्टर में करंट लैग करेगा और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। चलो, तो ये तो हो गई एक तरह से डेफिनेशन आपके पैरेलल सर्किट की, भाई ये चीज हमने यहाँ पर फिट कर दिया। अब इस केस में मैं देखूंगा पावर। तो मेरे पास इंडक्टर के अक्रॉस कौन सा है? सिर्फ ये वाला पावर सोर्स है। कैपेसिटर के अक्रॉस पूरे का पूरा पावर सोर्स है, इसके अक्रॉस पूरे का पूरा पावर सोर्स है। तो दीज एलिमेंट्स दे विल एक्ट लाइक इंडिपेंडेंट सर्किट्स। तो इंडिपेंडेंट सर्किट का तो मैं केस पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, दैट द पावर कंजप्शन इन इंडक्टर विल बी जीरो, power consumption in capacitor will be zero, and the power consumption in R will be given by EV into IV। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि पावर कंजम्पशन in inductor will be equal to zero, and in capacitor again it will equal to zero, but in resistor it will be given by half of E0 I0, which can be written as EV multiplied by IV, जो कि उसकी RMS वैल्यू है। तो ये तो मेरे पास बड़ा ही सिंपल केस बन गया कि रेजिस्टर में तो भाई हमारे पास पावर आएगी, लेकिन L और C में हमारे पास कोई भी पावर नहीं आ रही, इसमें और कुछ करना ही नहीं है। सो यहाँ पर कोई पावर फैक्टर का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पर किसी चीज का कोई भी फंडा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सीरीज का कनेक्शन का सिस्टम ही नहीं बना। सो दिस इज पैरेलल LCR। So with this we have completed our complete topic। तो ये मेरे पास हो गया पैरेलल LCR सर्किट में जो पावर कंजम्पशन है। इससे पहले हमने किया था सीरीज का पावर डिसिपेशन। बच्चे किसी को कोई डाउट है तो बोल दो।
हाँ भाई बच्चे, किसी को किसी में भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज करने के लायक हो जाऊंगा और मैं बंद कर दूंगा, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो ये मेरे पास पावर हो गया। चलो, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। तो with this we have completed our chapter for alternating current, which was one of the longest and one of the most confusing and most difficult chapter in 12th standard। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके सारे पार्ट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीट। तो मैं अपलोड कर चुका हूँ डीपीपी 1, डीपीपी 2 एंड डीपीपी 3। आपको वो तीनों डीपीपी को कंप्लीट करना है, और कल मैं 2 डीपीपी के डाउट लेने वाला हूँ, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2। डीपीपी 3 के डाउट्स बाद में लिए जाएंगे और उसके बाद फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो कल आपने सारी डीपीपी अपनी कंप्लीट कर लेनी है और फिर मेरे से डाउट्स ले लेने हैं। हाँ भाई, कोई कुछ कहना चाहता है तो बोल सकता है प्लीज।